दोस्तों, ये संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 है। ये एक शुद्ध बेयर एक्ट है। आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, आप एडवोकेसी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो जुडिशरी और एडवोकेसी से संबंधित है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा, सेक्शन 1 से लेकर के 4 इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं, जो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, इस अधिनियम को पढ़ने से पहले हमें कई छोटी बातें जो है वो जानना ज़रूरी है, जो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। संपत्ति अंतरण अधिनियम ये जो 1882 है, इसके अंदर क्या चीज़ है? दरअसल इसके अंदर मूर्त संपत्ति क्या है, अमूर्त संपत्ति क्या है, चल संपत्ति क्या है, अचल संपत्ति क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इनमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जंगम संपत्ति क्या है, स्थावर संपत्ति क्या है, ये नाम आपने बहुत बार सुने होंगे। पहले मैं आपको इनके अंदर कन्फ्यूज़न है अगर आपको, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली बात, जो संपत्ति उसके दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। अब अमूर्त संपत्ति कौन सी है? ठीक है। मूर्त संपत्ति कौन सी है? मूर्त संपत्ति वो होती है जिसके अंदर भूमि हो गया, भवन हो गया, संपदा हो गई, वस्तुएं हो गया, माल आदि। ठीक है। ये जो संपत्ति, ये मूर्त संपत्ति, इसकी कोई मूर्ति है जो हमें आंखों से दिखाई दे रही है। अब फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, गाड़ी हो गई, पेड़ हो गया। ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये मूर्त संपत्ति के अंदर आती हैं, जिसको हम मूवेबल एंड जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अमूर्त संपत्ति कौन सी होती है? जिसकी कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति यानी एग्जाम्पल जो है, हम मतलब उसको टच नहीं कर पा रहे हैं, उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं। कॉपीराइट हो गया, व्यापार चिन्ह है जिसको हम बोलते हैं, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, गुडविल जिसको हम बोलते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये अमूर्त संपत्ति के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब जंगम संपत्ति क्या है? ठीक है, जिसे हम चल संपत्ति बोलते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको मूव किया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वो जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। इसके अंदर गाड़ी हो गया, फ़ोन हो गया, या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, वो जो है वो जंगम संपत्ति है, चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। मैं आपको कुछ एक और एग्जाम्पल इसके अंदर बताता हूँ। स्टॉक का अंश, उगती हुई फसलें, घास एवं भूमि से बद्ध या उसकी भागरूप ऐसी चीज़ें जिनका विक्रय से पूर्व या विक्रय की संविदा के अधीन भूमि से पृथक किए जाने का करार किया गया है। यानी उगती हुई फसलें तो भूमि से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। घास हो गया, वो भूमि से जुड़ी हुई है, लेकिन किस उद्देश्य से फसल को उगाया जा रहा है? उसका उद्देश्य है कि फसल को काट लिया जाएगा। घास किस उद्देश्य से है? ताकि गाय उसको खा ले। ठीक है। भूमि के अंदर हम कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो उगा रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं, जिसका एक ही उद्देश्य है कि वो जब वो पूरी बन जाएगी, जब उसको काट लिया जाएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है, तो वो जो चीज़ है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आती है, जंगम संपत्ति के अंदर आती है। ठीक है। और भी मैंने आपको एग्जांपल बताए, गाड़ी, कार, ठीक है, फ़ोन हो गया, कोई ईयरबड्स हो गए, ठीक है, मेज़, कुर्सी, टेबल, ये जो चीज़ें हैं ये चल संपत्ति के अंदर आती हैं। स्थावर संपत्ति क्या है? स्थायी संपत्ति। ठीक है। अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको मूव नहीं किया जा सकता एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। निम्नांकित को स्थावर संपत्ति माना गया। ठीक है। स्थावर संपत्ति किसको माना जा रहा है? सुखाधिकार। ठीक है। भाई, आप अपने घर से निकलते हो और आपको घर से निकलने का जो है वो रास्ता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो चारों तरफ घर बना लिए जाएं और आपको घर से निकलने का रास्ता ही ना दिया जाए, आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो इंजॉय ना कर पाएँ, ऐसा आपके साथ नहीं होगा। तो ये जो स्थावर संपत्ति है, इसके अंदर सुखाधिकार, ये स्थायी संपत्ति है। विमोचन का अधिकार, नाव चलाने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, बूचड़ खाने का अधिकार, मंदिर में वशानुगत पुजारी का अधिकार, जागीर की आय का अधिकार, हुसैन खान बनाम सद्दाक खान का ये मामला है पंजाब का 1990 का। अचल संपत्ति में बाजार लगाने का अधिकार, खनिज का अधिकार, झरने से जल का उपयोग करने का अधिकार, हिंदू विधवा का पति की अचल संपत्ति की आय में प्राप्त जीवन का हित, अपनी अचल संपत्ति पर कारखाना स्थापित करने का अधिकार। ठीक है। आपको खाली सुनना है, मैं आपको
इसके मेरे पास थोड़े नोट्स नहीं हैं, ठीक है। मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि ये जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है, इसके अंदर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जंगम संपत्ति है, उसके एग्जाम्पल मैंने आपको इसके अंदर बताए हैं, ठीक है। तो ये जो काफ़ी चीज़ें बताई, अब मैं निम्नांकित को स्थावर संपत्ति नहीं माना गया है, ठीक है। जंगम संपत्ति इसके अंदर स्थावर संपत्ति इनको नहीं माना गया है। वो कौन सी है? प्रतिलिपि अधिकार, बारी बारी से पूजा करने का अधिकार, जजमानी का अधिकार, भविष्य में भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकार, रॉयल्टी, सरकारी प्रोनोट तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सकने वाली मशीन आदि। ये क्या है? निम्नलिखित को स्थावर संपत्ति नहीं माना गया है, ठीक है। स्थावर संपत्ति इनको नहीं माना गया है। अब इसके अंदर मैं आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ। देखिए, जब भी संपत्ति जो है, ठीक है, उसको अगर आप जो है अंतरण करना चाहते हैं, संपत्ति अंतरण मतलब ट्रांसफ़र करना चाहते हैं प्रॉपर्टी को, तो वो 5 तरीक़ों से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहली है सेल, ठीक है। आप सेल के माध्यम से प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मॉर्गेज हो गया, ठीक है, मॉर्गेज के माध्यम से कर सकते हो। लीज़ हो गया, लीज़ के माध्यम से आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, पट्टा जिसे बोलते हैं। विनिमय, एक्सचेंज जो होता है, उसके माध्यम से आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। वस्तु विनिमय जो पुराने टाइम में होता था कि भाई तू गेहूँ रख ले और मैं जो है तेरी जो घोड़ा रख लेता हूँ, ऐसे, ठीक है। और जो लास्ट है गिफ्ट, गिफ्ट के माध्यम से भी आप प्रॉपर्टी को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो विक्रय, बंधक, पट्टा, विनिमय, दान, सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट, इनके माध्यम से आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ क्षेत्र, इसका स्कोप क्या है। ये अधिनियम पूर्ण नहीं है, जीवित व्यक्ति पर लागू होगा, मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होगा, विशेष विधि पर प्रभावी नहीं, यानी स्पेशल लॉ जहाँ पर आता है तो ये भैया नहीं काम करता है। आप संपत्ति अंतरण जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं घुसेड़ सकते हो। फिर अब इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले इसका अध्याय 1 प्रारंभिक जो दिया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है कि संक्षिप्त नाम, यह अधिनियम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कहा जा सकेगा। प्रारंभ जो है वो इसका क्या है, ठीक है, इसका प्रारंभ क्या है, जो यह जुलाई 1882 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा, ठीक है। विस्तार इसका क्या है, संपूर्ण भारत पर सिवाय अन्य राज्य क्षेत्रों के जो 1 नवंबर 1956 से अव्यवहित रूप भाग 6 राज्यों में या मुंबई, पंजाब, दिल्ली, ये जो है इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कई चीज़ें और देख लेते हैं। इसका विस्तार हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक चीज़ और देखते हैं। मैं आपको बता दूं, ये शुद्ध बेयर एक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब जो ये अधिनियम सेक्शन जो 2 है, अधिनियम का निरसन किन्हीं जो है वो अधिनियमितियों, प्रसंगतियों, अधिकारों, दायित्वों इत्यादि, ये जो लाइन है ये आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है। ये लाइन आपको ज़्यादा इससे रटने की ज़रूरत नहीं, याद रखने की ज़रूरत नहीं। ये क्या कह रहा है? दरअसल ये सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि मुस्लिम विधि जो है वो, यानी हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पक्षकारों द्वारा संपत्ति का जो अंतरण किया जाता है, सेक्शन किसके अंदर 5 से लेकर के 53A, कौन सा, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है, ये जो चीज़ है ना, ये इस सेक्शन ये जो 2 है ये बता रहा है कि ये चीज़ इसके ऊपर लागू नहीं होती है। क्या लागू नहीं होगी? मुस्लिम विधि के ऊपर। तो सेक्शन जो 5 है उससे लेकर के 53A, ये जो चीज़ है लागू नहीं होगी मुस्लिम विधि के ऊपर, ठीक है। सिर्फ ये इतना कहना है और आपको कुछ याद नहीं रखना है इसके अंदर। ये जो सेक्शन 3 है इसके अंदर बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई है, स्थावर संपत्ति, लिखित, ठीक है, भूमि में मूल्यित वगैरह। ये जो चीज़ है ये मैं आपको बाद में कराऊंगा, बहुत सारे स्पष्टीकरण भी इसके अंदर दिए हुए हैं, लेकिन वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर कराऊंगा, काफ़ी बड़ा टॉपिक है वो। इसके अंदर एक चीज़ और देख लेते हैं, सेक्शन 4 अध्याय 2 है, ये भी मैं आपको बाद में करवाऊँगा। सेक्शन 4 क्या कहता है, इसको देखिए आप। सेक्शन 4 क्या कहता है? संविदाओं से संबंधित अधिनियमों का संविदा अधिनियम का भाग जो रजिस्ट्रीकृत अधिनियम का अनुपूरक समझा जाना। यानी ये कहता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है,
यानी इस अधिनियम के अध्याय या धाराएं जो संविदा से संबंधित हैं वो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का भाग समझे जाएंगे। यानी जो शब्द इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, यानी संविदा अधिनियम से रिलेटेड जो धाराएं हैं, जो अध्याय हैं, वो किसका भाग समझी जाएंगी, तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जो 1872 है उसका भाग समझी जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो सारी शर्तें आपको माननी होंगी जो कॉन्ट्रैक्ट वाली हैं कि भाई 18 साल का होना चाहिए, ठीक है, अनसाउंड माइंड वगैरह है वो नहीं होना चाहिए, ये सारी आपको शर्तें हैं वो माननी पड़ेंगी, तभी जो है आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर पाएंगे। बस ये इतना सा ही था। अब मैं आपको अगली वीडियो जो है उसके अंदर आपको मैं क्या करवाऊँगा, तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो निर्वचन खंड है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी परिभाषाएं हैं, स्थावर संपत्ति क्या है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं, सूचना क्या है, रजिस्टर्ड क्या है, लिखित क्या है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, रजिस्ट्रेशन, नोटिस क्या है, ये मैं आपको अगली वीडियो के अंदर कराऊंगा। तो आपने इस वीडियो को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।